बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं जिससे आपकी खेती किसानी बेहतर भी हो सके और थोड़ी आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसलों के लिए सहायता देता है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। शुक्रों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं में एक है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को खरीफ फसलों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत वैसे किसान जिनके पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, वैसे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया सहायता राशि दी जाएगी। ये राशि सीधे किसानों के खाते भेजे जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल खरीफ फसलों के लिए ही देने का प्रावधान है। सुकरों में प्रमुख तौर से स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सुकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और ये रोग संक्रमण होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग शुक्रों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सहायता उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं श्वान, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो कंचन और HQPM2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। श्वान, बिरसा विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वही हाइब्रिड प्रभेद है कंचन, HQPM2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। यह प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फूड फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधे के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या है खूबियाँ। ये है रोज सिकेटियर। पौधों और फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एक जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधे के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। धन्यवाद गोपाल। दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में। हम लगातार देखते आते हैं कि मंडी भाव में उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी स्थिरता बनी रहती है, पर मंडी भाव में आज क्या है खास, आइए जानते हैं। मूंग दाल रहा न्यूनतम 8,800 से लेकर अधिकतम 9,500 रुपये। गुड़
4,000 से लेकर 4,310 रुपये, मटर 4,800 से लेकर 5,200 रुपये। वहीं चीनी ने अपना मूल्य जो दर्ज कराया वो रहा 3,900 से लेकर 4,100 रुपये। ये रहा आज का मंडी भाव। आप लगातार हमसे बने रहिए, यूं ही जानते रहिए मंडी भाव का हाल। अब चलते हैं स्टूडियो और होते हैं रूबरू गोपाल से। धन्यवाद अनुश्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे झारखंड में पानी की काफ़ी समस्या है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई बहनों को भी काफ़ी परेशानी होती है। पानी की वजह से फसलों को भी बहुत ही नुकसान हो जाता है। इसलिए सरकार भी समय समय पर पानी बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालती रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे जल संग्रहण और संरक्षण से लाभ के बारे में, जिससे आप पानी को बचाएँ और उसी पानी से आप खेती किसानी अच्छे से कर सकें। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। इसके बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में साफ पानी की कमी है।
ऐसे में पानी का संरक्षण और संग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण से हम भूमि को सूखे से बचा सकते हैं, साथ ही यह हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में भी मदद करता है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में जल संग्रहण एवं संरक्षण के बारे में बताएंगे। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद, जो गिरिडीह जिले में पड़ता है, के कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार जी उपस्थित हैं। चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। जोहार किसान भाई। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जल संग्रहण क्या है और क्यों जरूरी है? कि किसान भाइयों, जल हम लोग कहते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में जो ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान हमारा जल के बिना संभव नहीं है। इसलिए मानसून को देखते हुए कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई, और कुछ भी अपने जीने के लिए या कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ हो, उसमें जल का बहुत ज़रूरी है। तो जल हमारा करीब 99% जो है, हमारा जो जल है ज़मीन में, वो खारा है। हम लोग 1% ही यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग को दैनिक जीवन में यूज करने के लिए उसका बचाव बहुत ज़रूरी है, और उसके बचाव का बहुत सारा तरीका है जो हम आगे भी बताएंगे। तो वहीं जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित करना या बचाना। तालाब या झील के अलावा ज़मीन के नीचे बनाए गए टैंक के जरिए भी वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है। घर के अंदर जो हम लोग आप बाथरूम यूज करते हैं, कभी नल खोल दिए, नल खुला रह गया, तो जितना ज़रूरी का चीज़ है उतना ही नल हम खोलें, उतना ही पानी यूज करें। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो 50% आपका पानी का बचत होगा। अगर आप फ्लश चलाते हैं तो उसमें अगर बालू वगैरह कुछ रख देते हैं, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी का जो हमारा बहाव होता है वो रुक जाएगा। इसलिए जल घर के अंदर हमको, किचन में अगर पानी हम लोग जाते हैं, किचन का नल छोड़ देते हैं तो वो पानी मेरा बह जाता है और वो यूज नहीं होता है। अगर हम एक्वागार्ड का भी यूज करते हैं तो ग्लास में जो पानी हम लोग लेते हैं तो वो जितना ज़रूरी है उतना ही पानी लेना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पानी ग्लास में भर लिए, आधा पिए, आधा फेंक दिए। तो वो सब चीज़ पर भी अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 50% हमारा 50% जल का बचत घर के अंदर होगा। घर के बाहर अगर हम जाते हैं तो नली है, नाली है, गली है, हम लोग ध्यान देंगे कि उसके पीछे आप पड़ जाइए, कौन सा पानी बहाव हो रहा है और कहाँ पर जाकर के निकल रहा है, तो कोशिश करेंगे उसको रोकने के लिए। तो ये सब चीज़ अगर हम, अब रेन हार्वेस्टिंग है, अगर बारिश का पानी है, जो कि हम लोग कृषि पर आधारित हमारा देश है, और बारिश का पानी अगर हम छत पर संचय करके रखेंगे तो वो हमारा पाइप के थ्रू वो नीचे आएगा और उससे हम खेत में भी यूज कर सकते हैं। इस पानी का उपयोग बागवानी और सिंचाई के लिए तो आसानी से किया ही जा सकता है। जानकार कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सहायता से हम वर्षा के जल को संग्रहित करके अपनी पानी की समस्या को कम कर सकते हैं। किसान भाई, जैसे कि हम लोग जल संरक्षण का बहुत सा तरीका है। गांव देहात या शहर में कहीं भी आप, सरकार का एक योजना भी है कि आप तालाब का निर्माण कर करके तालाब में पानी जो इकट्ठा करके रखते हैं वो आप रखिए। वो उसमें भी सरकार की तरफ से बहुत सारा सब्सिडी मिलता है। आप जो ज़मीन का पानी है, ज़मीन में आप खेत में गड्ढा कुआं खोद करके भी उसमें संचय कर सकते हैं, ताकि अगर वो उस खेत का जो भी फसल आप लगाए हैं अगर बारिश नहीं होती है तो उसके द्वारा भी आप पाइप से उसको पटा के अपना उपज ले सकते हैं। तो उसका बहुत सारा तरीका है। आप ये भी दूसरे राज्य को भी ध्यान में रखते हुए आप हौसला बुलंद कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम राजस्थान ले लेते हैं तो राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, फिर भी वहाँ के किसान आप देखेंगे कि इसी तरह का जल संरक्षण करके वो किसी दूसरे पर आधारित नहीं है, और वो अपना ही तरह तरह का तालाब बना करके, कुआं खोद करके, गड्ढा खोद करके और बहुत सारा फसल का वो उत्पादन कर लेते हैं और दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ तो हम लोग को खैर वो हालत नहीं है, फिर भी आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी उसको अपना सकते हैं और उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाढ़ की समस्या होने पर कई प्रकार से हमें आर्थिक समस्या होने लगती है।
और इससे हमारी आर्थिक मजबूती भी खराब होती है। इसलिए हमें जल का संग्रह करना चाहिए। तो जल के बिना, पानी के बिना तो हमारा कृषि होगा ही नहीं। चाहे वो कोई भी फसल हो, दलहन हो, तिलहन हो, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, पानी का तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। तो आजकल उसमें भी नए नए वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक के रिसर्च के द्वारा जो आया है सामने में, जो आजकल यूज भी हो रहा है, अगर हम स्प्रिंकलर यूज करते हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें पानी का करीब 50% बचाव होता है। स्प्रिंकलर से भी हमारा जो है पानी जो हम वो मेड़ बनाते हैं उसमें हमारा बर्बाद नहीं होता है, वो डायरेक्ट पौधा तक पानी पहुंचता है। हमारा ड्रिप इरिगेशन हो गया, वो जड़ तक हमारा पानी जो है वो ड्रिप के द्वारा हम लोग पौधे के जड़ में जा कर के टपक विधि के द्वारा जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। और ये सब, और स्प्रिंकलर और ड्रिप जो है सरकार का एक योजना भी है, और जो भी किसान इनको लेना चाहें किसान भाई, उनको सरकार की तरफ से कुछ अनुदान भी है, सब्सिडी भी है। और आपका अगर प्रयास रहेगा कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो आप निश्चित रूप से जल का बचाव करेंगे और आप उससे आमदनी ले सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं। अब किसान भाई जैसे अब हमारा बहुत सारा फसल है जिसमें कि जल का ज़रूरत है, तो बहुत सारा ऐसा फसल है कि जिसमें कम पानी की ज़रूरत है। आप धान की खेती करते हैं, धान की खेती आप पारंपरिक विधि से जो करते हैं उसमें बहुत सारा जल का ज़रूरत है, पानी का। लेकिन वही नया विधि से अगर हम SRI मेथड से करते हैं तो किसान का जो खेत है उसमें सिर्फ नमी रहना चाहिए। तो अगर आप गड्ढा खोद करके, तालाब बना करके, कुआं बना करके अगर आप संरक्षण करते हैं तो नमी के लिए तो आपको सोचना नहीं है और आप हर फसल में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन, इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। आप जानते ही हैं पानी की समस्या कितनी है। अब आप भी पानी को बचाइए और उस पानी से खेती किसानी अच्छे से कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है सर्पगंधा एवं सतावर की खेती के बारे में। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ औषधीय पौधों की भी खेती करते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं सर्पगंधा और सतावर पौधों के बारे में, उसकी खेती के बारे में। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेशमा सिंधे। आइए इनसे हम जानते हैं सर्पगंधा और सतावर की खेती कैसे की जाए, इनके लिए खेत का प्रबंधन कैसे किया जाए, उर्वरक का प्रयोग कैसे किया जाए, सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाए और इनके औषधीय गुण क्या हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा जोहार। किसान भाइयों, जैसे कि आप जान रहे, आज का जो विषय है हमारा औषधि वनस्पति सर्पगंधा और शतावर है। बाकी राज्यों में औषधि वनस्पतियों का जो लागवड़ है या जो ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, पर झारखंड में अभी तक किसान इतना औषधि वनस्पतियों को लगा नहीं रही है। तो हम आपको बता देते हैं कि इन जो वनस्पति है सर्पगंधा और शतावर, इसका क्या क्या औषधि गुण है। सर्पगंधा हमारे जो BP है उसको कम करती है, हमारी एंग्जाइटी है या कुछ दिमागी तौर पे कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। और शतावर जो है महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। उसी तरह हमारी कोई पेट की बीमारी हो या हाइपरटेंशन हो, इसके लिए ये बहुत गुणकारी होती है। और शतावर और सर्पगंधा की खेती बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें कम लागत में हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। इन दोनों जो पौधे हैं, औषधि पौधे, उन की जो खेती है उसका समय लगभग 9 महीने से 18 महीने लगता है इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए खेत की क्या तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे कि ये दोनों भी फसल है वो जून से अगस्त तक लगता है, तो इसीलिए हमें मई महीने में ही अपने खेत को अच्छे से जोतना पड़ता है। इन दोनों वनस्पतियों के जो है ना जड़ सबसे ज़्यादा बिकती है या औषधि होती है, साथ साथ बीज भी इसके गुणकारी होते हैं। तो ये पौधे में दोनों भी हमारे लिए इकोनॉमिकली जड़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमें जो खेत है उसको अच्छी से गुड़ाई करना होता है या प्लविंग जो है डीप प्लविंग करना होता है 30 से 40 सेंटीमीटर, जिससे कि उसका जड़ अच्छे से फैले और अच्छे से वो बढ़ पाए। और ये जो और खेत के में हमें
गोबर खाद डालना होता है, जैसे कि 8 से 10 टन पर एकड़ आपको गोबर खाद छिड़कना होता है। फिर हम आते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो ये जो दोनों वनस्पतियां हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्पगंधा की। सर्पगंधा 3 प्रकार से लगाया, जैसे बीज से लगाया जा सकता है, या फिर उसके पौधे की जो है कटिंग से लगाया जा सकता है, या फिर जड़ से लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अगर बीज से लगाना है तो उसकी हमें नर्सरी करनी होगी। तो नर्सरी हमें पौधा लगाने से 2 से 3 महीने पहले लगाना है, कि 2 महीने का जब पौधा हो जाएगा तब हम उसको खेत में लगाएंगे। तो जैसे कि 1 एकड़ के लिए हमें 3 से 4 केजी का बीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो बीज है पूरी तरह से जैसे 100 लगाएंगे तो 100 नहीं उगेगा, सिर्फ 50 ही उग सकता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो बीज को आपको नॉर्मल जो सब्जी की नर्सरी लगाते हैं वैसे ही पॉली ट्रे में या इसमें आपके जहाँ पे जगह होगी फार्म में, वहाँ पे आप उसकी नर्सरी लगा सकते हैं। फिर दूसरे है कि हम उसकी कटिंग और जड़ दोनों भी है ना पॉलीथीन बैग में, जैसे कि आप पॉलीथीन बैग में मिट्टी, कोकोपीट और FIM तीनों मिला के जो पॉलीथीन बैग भरिएगा और उसमें इसको लगाइएगा। जड़ को काट के जैसे 10 या 20 सेंटीमीटर का जो भी जड़ है, जड़ डायरेक्टली लगाइएगा या फिर उसका कटिंग लगाइएगा। और जब वो 2 से 3 पत्ता आ जाएगा तब उसको आप फार्म में उसको शिफ्ट कीजिएगा। और उसके बाद जैसे कि है कि हम कब लगाना चाहिए, तो इसका जो लगाने का समय है, जैसे बरसात में जून महीने से अगस्त महीने तक आप कभी भी लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए आप फ्लैट बेड पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे पानी जमा नहीं होता है बरसात का, तो आप फ्लैट बेड पे लगाइए। अगर जमा होता है तो आप रिजेस और फरो में लगाना होगा या मेड़ों पे लगाना होगा। आपको इसका जैसे कि इसकी जो प्लांट टू प्लांट जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है और रो टू रो 60 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के 1 एकड़ में आपको लगभग 30,000 पौधे लग जाते हैं। और इसमें उर्वरक जो है, उर्वरक के तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर अगर हमारी मिट्टी ऑलरेडी बहुत ही कम उसमें उर्वरक है तो हम उसमें 30, 35 और 30 केजी यानी 35 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटैश का 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। इसमें सिंचाई बरसात में हमको सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं होती है, पर विंटर में और जो है समर में आपको उसको सिंचाई देना, हर 1 महीने के बाद आपको उसमें सिंचाई करनी है। इसमें कोई भी कीड़ा या कोई भी रोग नहीं आता है, तो इसीलिए ये इकोनॉमिकली है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी जो अवधि है 9 महीने से ही आप उसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, 9 से 18। बट 9 महीने में उसका उपज जो है कम देगा, इसीलिए हम 18 महीने में लेंगे तो उसका उपज ज़्यादा मिलेगा। इसका उपज जो है सर्पगंधा का 6 से 8 क्विंटल पर एकड़ मिलता है। अब हम बात करेंगे शतावरी की खेती की। तो शतावरी के लिए भी हमें सेम जैसे कि आप सर्पगंधा के लिए जो खेत की तैयारी करनी होती है वही करनी है। आपको खेत की अच्छी से जुताई करनी है 30 से 40 सेंटीमीटर तक। फिर उसको आप जो शतावर का पौधा है उसको लगाने के लिए आप बीज से भी लगा सकते हैं, उसके कटिंग से लगा सकते हैं, या उसके राइजोम जो ट्यूबर होता है उससे लगा सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।